नमस्कार अभ्यर्थियों, मैं नरेश पुरोहित सुंदरा बी अ टीचर यूट्यूब चैनल पर आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा मोटिवेशन है और हमारा यह निश्चय है कि हम टीचर बनने के मार्ग में आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा में आपका मार्ग सुगम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में एक राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी एक स्कूल लेक्चरर की भर्ती आयोजित करवाने जा रही है। इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और हाल ही में कुछ समय पहले आरपीएससी ने इसका अपडेटेड सिलेबस जारी किया था। तो जो लोग इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो जानते ही होंगे कि इसका जो सिलेबस है वो आरपीएससी अंग्रेजी भाषा में या यूं कहूँ कि इंग्लिश भाषा में जारी करती है। तो कई ऐसे योग्य अभ्यर्थी हैं जो तन मन से तैयारी करते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में होने की वजह से उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम स्कूल लेक्चर बनने जा रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए जो चौथा भाग है सेकंड पेपर का शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी, उनके इस चौथे भाग का जो सिलेबस है उसे डिकोड करने वाले हैं, इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस पर एक अच्छा खासा विश्लेषणात्मक वीडियो बनाने वाले हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद साइकोलॉजी को लेकर आपके जो भी डाउट है या साइकोलॉजी के सिलेबस को लेकर आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम और आप मिलकर विश्लेषण करेंगे साइकोलॉजी के टॉपिक का। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हिस्सा लीजिए, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, वो एक युद्ध की तरह होता है और उस युद्ध में जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होती है उतना ही हमारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस बार आरपीएससी ने आपसे इस युद्ध में एक हथियार छीन लिया है। वो हथियार है मार्क्स का ड्यूरेशन। जो पहले वाला सिलेबस था उसमें स्पष्ट तौर से बताया गया था कि किस हिस्से के कितने अंक आपसे काम के हैं, कितने अंकों के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। तो कोई बात नहीं, जो हमारे पास संसाधन है हम उन्हीं का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिलेबस का जो भाग 4 है, मतलब आपका जो सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट वाला, उसमें 3 हिस्सों में तो आपको आपके विषय से जुड़े हुए सवाल ही पूछे जाएंगे, जो कि उच्च माध्यमिक स्तर के और उसके बाद स्नातक स्तर के और उसके बाद स्नातकोत्तर स्तर के होंगे। लेकिन जो चौथा हिस्सा है, जो फोर्थ भाग है, वो होगा शिक्षा मनोविज्ञान का। तो चौथे हिस्से के सिलेबस को ही आज हम डिकोड कर रहे हैं और जो इंग्लिश में सिलेबस दिया गया है उससे हम हिंदी में बताकर आपको लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाग 4 में आपके शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में प्रयोग, ये हेडिंग भाग 4 को दी गई है। और उसका पहला हिस्सा है शैक्षिक मनोविज्ञान, इंग्लिश में कहूँ तो एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर है उसके भी कुछ हिस्से हैं, टोटल 5 हिस्से इसके आपको दिए गए हैं। पहला है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र तथा कार्य। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाएगा। साथ ही इसका एरिया, इसका क्षेत्र और इसके कार्य भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला है किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं तथा शिक्षण अधिगम के लिए इनके निहितार्थ। एक बार सुनने में थोड़े भारी भरकम से ये लग सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि शारीरिक से आप सभी जानते हैं। पहले बात करते हैं अधिगमकर्ता अर्थात किशोर अधिगमकर्ता, एडोलसेंट लर्नर, जो कि किशोर है। एक उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षक जब आप बनेंगे, आप फर्स्ट ग्रेड की टीचर जब आप बनेंगे, तो आपका अधिकांश काम किशोरों से ही पड़ेगा जो कि 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो उन किशोर पढ़ने वालों की, किशोर अधिगमकर्ताओं की शारीरिक विकास उनका कैसा है, संज्ञानात्मक विकास अर्थात उनकी जो समझ है, उनकी जो कॉग्निजेंस है वो कैसी है, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। उनका सोशल डेवलपमेंट कैसा है, उनका इमोशनल संवेगात्मक डेवलपमेंट कैसा है और उनका मोरल, उनका नैतिक डेवलपमेंट, नैतिक विकास कैसा है, इसकी समझ हो। इसीलिए आपसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक एवं नैतिक विकासात्मक विशेषताएं पूछी जा रही हैं। साथ ही पता होना चाहिए कि इन विशेषताओं का शिक्षण अधिगम में उपयोग कैसा हो या शिक्षण अधिगम के लिए इनकी क्या उपयोगिता है, इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे।
बढ़ते हैं सी पॉइंट की तरफ। यहाँ पूछा जाएगा दिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या निमित्तवादी सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कुछ फिक्स चुनिंदा सिद्धांत हैं जो कि दिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, निमित्तवादी सिद्धांत के अंतर्गत फॉलो करते हैं। तो सिद्धांतों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही उच्च माध्यमिक स्तर, जिस स्तर पर आप पढ़ाने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने के बाद, उस स्तर के विद्यार्थियों के लिए इन सिद्धांतों का उपयोग क्या है, उनकी क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है उनके अध्ययन में इन सिद्धांतों की, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और डी पॉइंट है मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अवधारणा तथा समायोजन युक्तियाँ। टोटल 3 पॉइंट है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य अर्थात मेंटल हेल्थ, उन किशोरों की दिमागी हेल्थ कैसी है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही आपको पता होना चाहिए समायोजन की अवधारणा, समायोजन कहते हैं एडजस्टमेंट की अवधारणा, और किन युक्तियों से किशोरों से एडजस्टमेंट करवाया जा सकता है वो युक्तियां भी आपको पता होनी चाहिए। अंतिम बिंदु 1 का जो अंतिम भाग है वो है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल का ज़माना आईक्यू का नहीं रहा, वो ज़माना गया जब आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट को जाना जाता था। अब ज़माना आ गया है ईक्यू का। तो आपको पता होना चाहिए कि ईक्यू क्या है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और टीचिंग एबिलिटी में इस इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा, इस इमोशनल इंटेलिजेंस का योगदान कितना है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी आपका भाग 4 है उसके पहले हिस्से में आपको इतनी बातें प्रिपेयर करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक मुद्दे पर पूर्णतया पूरा वीडियो आपको बताया जाए। अब बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ। साइकोलॉजी के पहले भाग को कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड भाग है वो है शिक्षा शास्त्र एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, पेडागॉगी एवं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और इस बिंदु के अंदर आपको सबसे पहला आपका जो पॉइंट होगा वो होगा संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन कौशल तथा इसका उपयोग। एज अ टीचर, एज अ फर्स्ट ग्रेड टीचर आपको बार बार कम्युनिकेट करना पड़ेगा अब बच्चों के साथ और बच्चों के पेरेंट्स के साथ। तो ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा सुपीरियर होनी ज़रूरी है। तो आरपीएससी भी यही चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट लिया जाए, इसलिए इस भाग को भी शामिल किया गया है। फिर है शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल्स, अग्रिम व्यवस्थापक, संप्रत्यय, संप्राप्ति, सूचना प्रक्रिया और परीक्षा प्रशिक्षण। इन सारे बिंदुओं से संबंधित सवाल भी आपको अपने आरपीएससी लेक्चरर के सेकंड पेपर के भाग 4 में देखने को मिलेंगे। फिर है शिक्षण के दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना तथा उसका उपयोग करना। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार जब फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं और पढ़ाते के दौरान ही आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ऐसे में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके दिमाग में ये बात पहले से पॉइंट आउट हो जानी चाहिए कि बच्चों को कैसे हम प्रैक्टिकली इस बात को समझा सकते हैं। प्रैक्टिकली समझाने के लिए पढ़ाने के दौरान ही आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री को भी तैयार करना होगा। और जैसे ही आपका दूसरा पॉइंट क्लियर होता है, अब हम बढ़ रहे हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में पढ़ाई में, शिक्षा में कंप्यूटर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे में आरपीएससी भी यही आपसे उम्मीद करता है कि यदि आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बन रहे हैं तो आपको कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे में भाग 4 में आरपीएससी ने कंप्यूटर को शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग के तहत कंप्यूटर को शामिल कर लिया है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट है आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की अवधारणा। कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आईसीटी क्या है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। सेकंड है प्रणाली उपागम। थर्ड है कंप्यूटर सहाय अनुदेशन और कंप्यूटर सहाय अधिगम। ये था आपका जो आरपीएससी आयोजित करवा रही है फर्स्ट ग्रेड का पेपर। उम्मीद है कि ये पेपर मिड अक्टूबर में हो जाएंगे। उस पेपर के जो आज फर्स्ट ग्रेड के लिए दिए जाने वाले हैं उनमें जो सेकंड पेपर होगा उसका भाग
4 और भाग 4 में आपको साइकोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड जो पॉइंट दिए गए थे उसके इंग्लिश सिलेबस को उम्मीद है मैंने हिंदी में अनुवाद कर आपको समझाने और विश्लेषणात्मक ढंग से आपको बताने में थोड़ी सफलता हासिल की होगी। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट कर बताएं कि हम अपना अगला वीडियो किस टॉपिक पर किस मुद्दे पर बनाएं ताकि आपके शिक्षक बनने की जर्नी में हमारा भी कुछ योगदान हो सके। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, शिक्षक बनने जा रहे अभ्यर्थियों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कर हमें भी मोटिवेट कीजिए और मोटिवेशन हमारा बनाए रखने के लिए चैनल को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।